माँ टेंशन मत लो, राजीव और मैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो राजीव के एक फ्रेंड यहाँ शिमला में ही रहते हैं, तो राजीव उनसे मिलने गए हैं। हमारी कल की वापसी है। हाँ, हम लोग कल आ रहे हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले आपसे ही आकर मिलूंगी। ओके, बाय माँ। प्रतिज्ञा की शादी इसी हफ्ते हुई थी और वो हनीमून के लिए अपने पति राजीव के साथ शिमला आई हुई थी। शिमला में भारी बर्फबारी हो रही थी और प्रतिज्ञा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए राजीव अपने दोस्त से मिलने अकेला ही चला गया। उसने कहा कि उसका दोस्त वहीं शिमला में रहता है। प्रतिज्ञा राजीव का फोन ट्राई कर रही थी, पर राजीव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राजीव को गए काफी घंटे हो चुके थे। अब प्रतिज्ञा को उसकी टेंशन होने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कल सुबह से नहीं लौटे हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्रतिज्ञा जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पति के दोस्त का न ही आपको नाम पता है, न ही वो कहाँ किस जगह मिलने गए हैं, वो भी आपको नहीं पता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपके पति को ढूंढने में कोई कमी न रखें। हवलदार, मैडम को पानी पिलाओ। राजीव का कुछ पता नहीं था। प्रतिज्ञा बहुत परेशान थी कि आखिर राजीव कहाँ चला गया। अगले कुछ दिनों तक राजीव नहीं मिला। प्रतिज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। प्रतिज्ञा के ससुराल वाले और मायके वाले शिमला पहुंच चुके थे। तभी इंस्पेक्टर का कॉल आया और उसने सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया। प्रतिज्ञा जी, आपके पति की कार गहरी खाई में गिरने की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गई है और डेड बॉडी भी जलकर झुलस गई, जिसे पहचान पाना बेहद मुश्किल है। आई एम सॉरी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। कैसी मनहूस बहू आई है। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। क्या अब यही दिन देखने के लिए हम जिंदा थे? भगवान, हमारा तो जवान बेटा चला गया। समधन जी, इसमें मेरी बेटी प्रतिज्ञा की क्या गलती है? आप इसे मनहूस क्यों कह रही हो? वो सब एक हादसा था। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, तो हादसा हो गया ना, मेरे बेटे के साथ हुआ, तुम्हारी बेटी के साथ नहीं हुआ। और कान खोल कर सुन लो, अब ये मेरे घर में नहीं रहेगी। मैं इस विधवा को अपने घर में नहीं रखूंगी। बस माँ जी, आपने मुझे बहुत कह लिया। मैं नहीं मानती कि मेरे पति मरे हैं। मैं जानती हूँ वो जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो मुझे वादा करके गए थे कि वो जरूर लौटेंगे। मैं नहीं मानती कि वो डेड बॉडी मेरे पति की है। वो जिंदा है और एक न एक दिन जरूर लौटेंगे। प्रतिज्ञा अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ जाती है। उसके ससुराल वाले अपने घर चले जाते हैं। प्रतिज्ञा को विश्वास था कि राजीव अभी जिंदा है, इसीलिए वो अभी भी सुहागन के रूप में ही रहती थी। ये देखकर मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। पता है, इसका पति मर चुका है। शादी के कुछ दिन बाद हनीमून पर गए थे, कार एक्सीडेंट में मर गया। फिर भी देखो कैसे सुहागिनों की तरह श्रृंगार करके घूम रही है। पता नहीं कैसे बेशर्म लोग हैं। अरे ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं। और चक्कर चलाकर बैठी होगी, मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भरा हुआ होगा, तभी तो पति के मरने के बाद भी सुहागिनों की तरह घूम रही है। छी 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 छी, ऐसी औरतों को तो नरक नसीब होता है। प्रतिज्ञा उन सब की बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान के मंदिर में पूजा करके काम पर चली जाती है। प्रतिज्ञा जहाँ पहले नौकरी करती थी, वहाँ से भी उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। पर अब धीरे धीरे पूरे शहर में प्रतिज्ञा की बदनामी होने लगी और बात उसके ससुराल में भी पहुंची। आपको पता है, पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया है। सबका कहना है हमारी बहू विधवा होकर भी सुहागन बनी फिरती है। उसे तो बिल्कुल भी लाज लज्जा नहीं है। सुमित्रा, तुम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती हो, और वैसे भी बहू अपने मायके में है। हम उसे कुछ नहीं कह सकते। पहले ही तुमने उसे बहुत कुछ सुना दिया है। भाई, उसकी जो मर्जी है उसे करने दो, हम उसे नहीं रोक सकते। प्रतिज्ञा जहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, उन लोगों ने भी अब उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना कर दिया। क्या हुआ प्रतिज्ञा, आज तो ट्यूशन पढ़ाकर बहुत जल्दी आ गई। माँ, सबने मुझे ट्यूशन के लिए मना कर दिया है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरे राजीव। प्रतिज्ञा बेटा, तू फिर रो पड़ी। देख, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। जब हम तुझे कुछ नहीं कहते तो तुझे भी समाज की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत बहादुर है। पापा, मेरी वजह से आपको भी दुकान पर बहुत सुनना पड़ता है। माँ ने मुझे बताया। प्रतिज्ञा की मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को बहुत सहारा दे रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रतिज्ञा के कॉलेज का एक दोस्त सुधीर पुलिस में था। वो उससे मिलने आया हुआ था। प्रतिज्ञा, तुम्हारे बारे में सुना तो मैं फौरन तुमसे मिलने चला आया। माँ ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे ऊपर कितने दुख आए हैं। वैसे मैं शिमला में ही रहता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास है कि राजीव अभी जिंदा है तो मैं एक बार तुम्हारे विश्वास के लिए छानबीन करके कोशिश करना चाहता हूँ। प्लीज
थैंक यू। मेरी आखिरी उम्मीद अब तुम ही हो। प्लीज मेरे राजीव को ढूंढने में मेरी मदद करो सुधीर। सुधीर प्रतिज्ञा को विश्वास दिलाता है कि वो पूरा शिमला छान मारेगा, लेकिन राजीव के बारे में जरूर पता लगा कर रहेगा। उम्मीद की एक किरण इसलिए भी बाकी थी क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी, इसलिए राजीव की पहचान नहीं हो पाई थी। सुधीर अपने पूरे स्टाफ को काम पर लगा देता है। पूरे शिमला में राजीव के गुमशुदा के पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। राजीव का पता लगाने वाले के लिए 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। अचानक एक दिन राजीव का पता चल जाता है। वो शिमला के एक छोटे से गांव में दीनू नाम के गरीब मजदूर के घर बेहोशी की हालत में पड़ा था। प्रतिज्ञा की खुशी का ठिकाना नहीं था जब सुधीर ने उसे बताया कि राजीव जिंदा है। सब लोग उस गरीब किसान के घर पहुंचते हैं। अब देखिए, मैं खेतों से काम करके रात के समय लौट रहा था, तभी बेहोशी की हालत में ये मुझे वहां मिले। अब मैं घर ले आया इन्हें और वैद्य जी से इलाज करवाया। उनका कहना है कि अभी इन्हें होश आने में कुछ और दिन लगेंगे। दिमाग पर गहरी चोट बताई है। मैं गरीब था इसलिए बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता था और मैं इनके बारे में जानता भी नहीं था कुछ। वो तो आज मैंने जब पोस्टर लगा हुआ देखा तो मैं फौरन इंस्पेक्टर साहब के पास गया। सुधीर, हम राजीव को एक बड़े और अच्छे अस्पताल ले चलते हैं। थैंक यू भैया जी, आपकी वजह से आज मेरे पति राजीव मुझे वापस मिल गए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है बहन। अब जल्दी ही इन्हें बड़े अस्पताल में दिखाओ ताकि ये जल्दी ठीक हो सके। प्रतिज्ञा, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। राजीव को बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अच्छा इलाज मिलने से राजीव होश में आ जाता है और उसकी हालत में सुधार हो जाता है। मैंने उस दिन तुम्हें झूठ कहा था कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सच तो ये था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रहा था। वापसी में लौटते हुए एक आदमी ने मेरे से लिफ्ट मांगी। मुझे लगा कि वो परेशानी की हालत में है, पर वो एक बदमाश निकला। उसने हाथापाई में मेरे सिर पर बंदूक मारी और मैं बेहोश हो गया। ओहो, इसका मतलब वो तुम्हारी कार लेकर भागा होगा और वो डेड बॉडी उसी की थी। खैर, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। चलो, इस बात की खुशी है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सुधीर, तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, मैं सोच रही थी वो दीनू भैया जिन्होंने राजीव की देखभाल की, इनाम के वो पैसे हमें उन्हें देने चाहिए। क्यों राजीव? हाँ प्रतिज्ञा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। प्रतिज्ञा के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि राजीव वापस आ गया और उनकी बेटी का विश्वास जीत गया। राजीव बेटा, तुम नहीं जानते प्रतिज्ञा को दुनिया के कितने ताने सुनने पड़े। उसे विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और देखो, इसका विश्वास जीत गया। राजीव बेटा, हमारी बेटी ने बहुत दुख सहे हैं, दुनिया के ताने सुने हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मम्मी पापा। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मम्मी पापा आपने प्रतिज्ञा के साथ क्या सलूक किया, ये सब मैं जान चुका हूँ। मैं प्रतिज्ञा के साथ अब अलग रहूंगा। आज मैं जिंदा हूं तो अपनी प्रतिज्ञा के विश्वास के कारण। अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। मुझे माफ कर दे प्रतिज्ञा बहू, मुझे माफ कर दो। इतने समय बाद हमारा बेटा हमें मिला है। घर को छोड़कर मत जाना। माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। घर चलो राजीव बेटा। प्रतिज्ञा बहू, घर चलो। हमसे भूल हुई है, हमने अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। प्रतिज्ञा के कहने पर राजीव अपने माता पिता को माफ कर देता है। प्रतिज्ञा का विश्वास जीत गया था, उसे उसका सुहाग वापस मिल गया और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई।